गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम नेक्स्ट पार्ट पे बात करेंगे। जो बोहर्स एटॉमिक मॉडल चल रहा था उसी का सेकेंड पार्ट है। हमने इसके पहले आपको बताया था कि ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ ये क्या होती हैं, सेल्स होती हैं, ऑर्बिट्स होती हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है तो इसकी जो एनर्जी होती है दैट इज En इक्वल टू -13.6 और ये हो जाएगा जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। अब इसी को अगर कहा जाए आप जूल में बताएं तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये हो जाएगा जूल के। अब इस वैल्यू को अगर आप यहाँ पर रखते हैं तो En इक्वल टू हो जाएगा -13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये जूल में आएगा और ये हो जाएगा आपका जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर। ये आ गया किस में? जूल में। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2.18 इंटू 10⁻⁻18 और ये होगा जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर दैट इज इन जूल। ठीक है, ये हम लोग निकालते हैं। और कभी कभी वैल्यू आपको दिया जाता है आर्ग में, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं? 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 आर्ग। 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 आर्ग। तो वहां पर आप क्या करेंगे, जहां जूल है उसी जगह आप कितना ये वैल्यू रखेंगे। तो En इक्वल टू 2 -2.18 इंटू 10⁻18 और आप क्या करेंगे, इसे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी किस में आ जाएगी? आर्ग में आ जाएगी। और ये आ जाएगा -2.18 इंटू 10⁻11 इंटू जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर दैट इज इन आर्ग। तो किसी भी तरह क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं और ये किस में होता है? दैट इज इन सीजीएस सिस्टम। ठीक है, ये आपसे हम बाद में बात करेंगे। सीजीएस सिस्टम में क्या होता? आर्ग होता। चलिए कुछ बातों पर और आगे बात करेंगे आपसे हम। ये जो आपके पास न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ ये जो सेल्स होती हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स दो तरह की एनर्जी रखता है। एक होता है काइनेटिक एनर्जी और एक होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर ये बात आप याद रखेंगे, जो ई टी इक्वल टू होता है दैट इक्वल टू ई काइनेटिक एनर्जी प्लस ई पोटेंशियल एनर्जी। ये बात हमें याद रखनी है। फिर आगे क्या देखते हैं, जो हमने हाइड्रोजन की केस में निकाली थी एनर्जी। ठीक है, हाइड्रोजन की केस में वो कितना था? E इक्वल टू -13.6। ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, दैट इज टोटल एनर्जी इन द केस ऑफ हाइड्रोजन। अब एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर आप याद रखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो टोटल एनर्जी होती है दैट इज निगेटिव ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। तो आप लिख सकते हैं इसको, जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट विल बी द जस्ट रिवर्स ऑफ द टोटल एनर्जी इन निगेटिव साइन। जस्ट रिवर्स मीन्स साइन आप चेंज करेंगे, केवल जो निगेटिव होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? टोटल एनर्जी। ठीक है, अब एक बात और समझेंगे यहाँ पे, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इक्वल टू 2 इंटू माइनस में होगा, ये होगा आपका काइनेटिक एनर्जी। तो इस बात को आप याद रखेंगे। तो पहला फार्मूला क्या बताया, जो काइनेटिक एनर्जी होती है टोटल एनर्जी के बराबर होती है, लेकिन साइन क्या होता है? माइनस हो जाता है। और पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है आपका क्या? -2 इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब आप अगर वैल्यू रखेंगे तो ई टी इक्वल टू हो जाएगा कितना? ई काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ई काइनेटिक एनर्जी और क्या लिखा? ई पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या रखेंगे आप? देखिए, काइनेटिक एनर्जी की जगह आप क्या रख सकते हैं? ये जो दिया हुआ टोटल एनर्जी, ये क्या है? टोटल एनर्जी। अगर आपसे कहा जाए व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी, तो आप साइन क्या करेंगे? चेंज कर देंगे। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? 13.6
और प्लस पोटेंशियल एनर्जी अगर आप निकालना चाहते हैं तब क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज इक्वल टू -2 इंटू 13.6, ये हो जाए कितना 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इस वैल्यू को रखें आप तो हो जाएगा 27.2, और लेकिन ये किस में होगा, दैट विल बी इन द साइन नेगेटिव। तो ई टी इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये टोटल एनर्जी। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो टोटल एनर्जी है इसमें आपका काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों इंक्लूडेड है। और वो काइनेटिक एनर्जी क्या है आपका, टोटल एनर्जी जो होगा उसका साइन नेगेटिव में लेते हैं, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, -2 इंटू काइनेटिक एनर्जी। ये कुछ फार्मूलाज आप याद रखेंगे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हमने अभी आपसे बात किया इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितना है, -13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात करेंगे फॉर हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए Z=1 और n= कितना 1, तो E1 बराबर हो जाएगा -13.6 इंटू 1² अपॉन 1² दैट इक्वल टू कितना, ये हो जाएगा आपका -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये फर्स्ट सेल में। सेकेंड सेल में आप आ जाइए, E2 बराबर, E2 में क्या होगा, n की वैल्यू कितना रखेंगे 2, तो -13.6 इंटू 1² अपॉन 2², ये -13.6 डिवाइडेड बाई 4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर कितना होगा, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। चलिए अब लेते हैं n= कितना हो जाएगा 3। अगर n=3 लेते हैं तो n की वैल्यू कितना रखेंगे 3, ठीक है। तो E3 बराबर होगा -13.6, यहाँ 1² अपॉन कितना 3²। इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आता है -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। चलिए और देखते हैं E4 की कंडीशन। E4 का कितना होगा -13.6, ये हो जाएगा 1² अपॉन 4²। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0.85, लेकिन ये भी किस में होगा, माइनस में होगा, ठीक है। तो ये सब वैल्यूज क्या आती है आपकी, माइनस में आती है। अब आगे समझेंगे इसी को हम लोग। ये क्या है, न्यूक्लियस है, और पहली एनर्जी कितना बताया -13.6, दूसरी कितनी बताया -3.4, तीसरी क्या बताया -1.5, और फिर इसके बाद क्या बताया -0.85। तो ये आप क्या करते हैं, सेल बना देते हैं। ये क्या करते हैं, सेल बना देते हैं, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया, सेल बना दिया। तो पहले सेल में कितनी एनर्जी है -13.6, दूसरे में -3.4, तीसरे में -1.5, और फिर कितना -0.85। इसका मतलब जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते हैं वैसे वैसे एनर्जी क्या होती है, बढ़ती जाती है, ठीक है। तो एक यहाँ से कंक्लूजन समझ में आया, एज इलेक्ट्रॉन moves away from nucleus, energy increases, एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज करती जाती है। और आपको ये भी बताया ये क्या है, के सेल, ये एल है, ये एम है, ये एन है। अगर आपसे पूछ लें कि एल सेल की एनर्जी कितना है, -3.4। चलिए एक कंडीशन ऐसी आती है कि जब इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम बहुत ज़्यादा दूर ले जाते हैं तो उसकी एनर्जी 0 हो जाती है, और वो कौन सा पॉइंट होता है, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट पे जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, 0 हो जाती है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को एटम से निकालने के लिए हमको जो एनर्जी देनी होगी वो इतनी दें कि रिजल्टेंट कितना हो जाए, 0। इसका मतलब जिस एनर्जी से वो बाउंड है, अगर इलेक्ट्रॉन आपका पहले सेल में है -13.6 की एनर्जी से वो मूव कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हमको इतनी एनर्जी दें ताकि वैल्यू आपकी क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो क्या बताएंगे, at infinite the energy become 0। इनफाइनाइट पे क्या होता है, एनर्जी क्या होती है,
जीरो हो जाती है। इट मीन्स इफ वी want to remove electron completely, then we should give energy in such a way that total energy become जीरो हो जानी चाहिए। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। थोड़ा सा आगे चलेंगे हम। कुछ बातें और करेंगे आपसे। बताया हमने इसको, इन सेल्स को इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये क्या है आपका n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 4। तो यहां पर एनर्जी कितना हमने बताया -13.6, यहां पर कितना निकाला -3.4, और यहां पर कितना होगा -1.5, और यहां पर कितना होगा 0.85। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता था उसकी एनर्जी बढ़ती जाती है, लेकिन एनर्जी का डिफरेंस अगर इसमें देखें तो ये हो जाएगा आपका कितना 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अगर इसका देखें तो ये हो जाएगा 3.4, और इधर हमने किया ये हो जाएगा 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फिर इधर अगर हम बात करें आपसे 1.5, और ये हो जाएगा इधर हमने किया ये हो जाएगा 0.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूर जाता है एनर्जी का डिफरेंस जो होता है वो कम हो जाता है। तो पहले और दूसरे सेल में एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा है, फिर थोड़ा सा कम है, और फिर कम है। कम होते होते ये क्या है, एक कंडीशन ऐसी होगी बहुत ही कम हो जाएगा। तो डेल्टा ई बराबर क्या होता है hc अपान लेमडा, जहां पर लेमडा क्या है वेव लेंथ, और वेव लेंथ जो है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी। अगर वेवलेंथ जो है वो कम होगा तो एनर्जी डिफरेंस बढ़ेगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं अगर एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा तो वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा। तो यहां पर जैसे जैसे आप क्या करते हैं दूर जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है एनर्जी डिफरेंस कम होता है। एनर्जी डिफरेंस अगर कम होगा तो जो वेवलेंथ है वो कॉन्टिन्यूसली क्या करेगा, बढ़ता चला जाएगा। तो यही बात आपको हमको बताना था। चलिए आगे हम चलेंगे, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ताकि चीजें और आसान हो जाए, और इसी को थोड़ा सा लिखेंगे एज वी गो आउटसाइड एनर्जी डिफरेंस डिक्रीजेस एंड वेवलेंथ इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। इस बात को भी आप याद रखेंगे। तो इसी के बाद हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ताकि चीजें जो है और थोड़ा सा आसान बने। चलिए इसमें क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। व्हाट इज द एनर्जी इन द जूल रिक्वायर्ड टू शिफ्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द फर्स्ट Bohr orbit to the fifth Bohr orbit, and what is the wavelength of the light emitted when the electron returns to ground state? The ground state energy ये दिया हुआ आर्ग में दिया हुआ। ठीक है, तो होता क्या है, क्वेश्चन हमने देख लिया। फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है न्यूक्लियस, ये क्या है इलेक्ट्रॉन, क्या करेगा इसमें मूव कर रहा। तो इसको मान लेते हैं क्या है, दैट इज फर्स्ट सेल, और ये क्या है फिफ्थ सेल, ये क्या फर्स्ट सेल। यहां पर एनर्जी कितना है E5, यहां पर कितना है E1। तो होता क्या है इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट से कहां गया, फिफ्थ में,
और जब फिफ्थ से बैक होता है तो ऐसी कंडीशन में क्या करता है, वो रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी को इमिट करता है। तो ऐसी कंडीशन में देखते हैं क्या एनर्जी का डिफरेंस आता है। तो यहाँ पर हम पहले बात करेंगे E1, ठीक है। E1 इक्वल टू आपको पता है कितना है, -2.18 इंटू 10 की पावर आर्ग में लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, माइनस, और ये हो जाएगा आपका कितना, दैट इज इक्वल टू, हाइड्रोजन है ही है, इंटू 1 कितना हो जाएगा, N1²। ये हो गया पहला। और दूसरा हम लेते हैं E2 इक्वल टू -2.18 इंटू 10 की पावर 11, ये हो जाएगा 1/N2²। अगर 5 के बारे में बात करें तो 5 रख दें, ये हो जाएगा 5 के लिए। तो डिफरेंस अगर निकाला जाए डेल्टा ई, तो डेल्टा ई बराबर हो जाएगा E5 माइनस E1। तो यहाँ पर जब इसे आप रखेंगे तो हो जाएगा 2.18 इंटू 10 की पावर, ठीक है, -11, और यहाँ पर बनेगा जाके ये हो जाएगा 1², और ये हो जाएगा कितना, ये 5²। तो 2.18 इंटू 10 की पावर 11, तो यहाँ पर फर्स्ट के लिए निकालेंगे 1², और इधर कितना हो जाएगा, दैट विल बी द कितना, हाँ, ये हो जाएगा आपका 5², ठीक है। तो आगे देखते हैं, इधर 1 कितना आएगा बेटा, 25, ये भी कितना हो गया, 25 हो गया। तो हो जाएगा 2.18 इंटू 10 की पावर -11 इंटू, इसको 25 में से 1 जाएगा, 24 डिवाइडेड बाई 25। ये इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, एनर्जी डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आपसे कहा है वेवलेंथ बताइए, तो डेल्टा ई बराबर कितना होता है, hc/λ। तो लेमडा बताना है आपको, hc/डेल्टा ई, ठीक है। तो ये आप वैल्यू रखेंगे 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस कितना, यहाँ पर भी वही बात होगी, कितना होता, -34 होता, ठीक है। और 7 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, या तो आप सीधे सीधे लिखें, अभी जूल में लिखा 10⁻7 अर्ग में आपको रखना पड़ेगा, तो 3 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10 की पावर हो गया आपका 8, और डेल्टा ई की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, तो ये आ जाएगा लेमडा। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, जो डेल्टा ई की वैल्यू इधर आती है उसको आप इधर वैल्यू रख के निकाल सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करेंगे हम लोग, तो क्वेश्चन दिया है कि हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू आयोनाइज अ हाइड्रोजन एटम इफ द इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइज n = 5 ऑर्बिट। कंपेयर योर आंसर विद द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n = 1। तो कहा गया कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी अगर हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन 5वें ऑर्बिट में है और उसे हमको कंप्लीटली आयोनाइज करना है, तब क्या होगा। तो इसमें डेल्टा ई बराबर जो है ये हो जाएगा E∞, और ये हो जाएगा E5, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो फिफ्थ से हमको कहाँ पहुँचाना, उसको इन्फिनिटी में। अब यहाँ पर आप रखेंगे, ये हो जाएगा 2.18 इंटू 10 की पावर -18, और इधर हो जाएगा N5², और ये हो जाएगा N∞²। ये क्या होता है, वैल्यू चेंज हो जाती है। 2.18 इंटू 10 की पावर 18, और इधर हो जाएगा कितना, 5 की पावर 2, और ये हो जाएगा 0, ठीक है, कितना हो जाएगा 0, 0 पावर लगा देंगे, इन्फिनिटी की जगह क्या करेंगे, 0 वैल्यू रखेंगे। तो हो जाएगा 2.18 इंटू 10 की पावर -18, तो ये हो जाएगा 1/25। ये हो गया पहली कंडीशन, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब एक कंडीशन ये भी कहा है, केस सेकंड में क्या कहा कि n = 1 से पहुंचाना कहाँ पे, इन्फिनिटी पर पहुंचाना, ठीक है, मतलब उसे टोटली रिमूव करना। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, डेल्टा E' = हो जाएगा E∞ माइनस कितना होगा E1।
तो यहाँ पर 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 और यहाँ पर हो जाएगा कितना 1 स्क्वायर और ये हो जाएगा इन्फिनिटी स्क्वायर। फिर इतना 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 और ये हो जाएगा 1/1 और यहाँ कितना हो जाएगा 0। तो ये जो वैल्यू आ रही 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18। तो ये आगे एनर्जी जब पहले सेल से इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली आयोनाइज करना। अब इन्होंने पूछा कंपेयर आप कराएं, ठीक है। तो ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, डेल्टा ई डैश बाई डेल्टा ई। तो यहाँ पर 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 और 2.18 इंटू 10 की पावर कितना होगा माइनस 18 डिवाइडेड बाई 25। इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा। तो डेल्टा ई नॉट और ई इक्वल टू कितना होगा 25। तो आप लिख सकते हैं इसको डेल्टा ई नॉट डेल्टा ई डैश इक्वल टू 25 इंटू डेल्टा ई, ठीक है। तो पहले सेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है, और वो कितनी चाहिए, फिफ्थ सेल की अपेक्षा 25 टाइम्स चाहिए। तो इस तरह से हमने एनर्जी को कॉन्सेप्ट सीखा। तो फिर से थोड़ा सा एक बार रिकैप करेंगे जो चीज़ें हमने पढ़ी है। तो बात चल रही थी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो दिया हुआ है ई एन इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब इस वैल्यू को आप यहाँ पर रखेंगे तो रिजल्टेंट आपको मिलेगा ई एन इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। और कभी कभी क्वेश्चन आपका अर्ग में दे दिया जाता है, सीजीएस सिस्टम जो कि सीजीएस सिस्टम में अर्ग लेते हैं। तो ऐसी कंडीशन में 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग और ये वैल्यू रखने पर आ जाएगा ई एन इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻11 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये हो गया अर्ग में। फिर आपसे कहा कि जो एटम है, एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है इसके पास दो तरह की एनर्जी होती है। कौन कौन सी, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और होता क्या है, जो टोटल एनर्जी निकाली गई हाइड्रोजन के लिए कितना -13.6 और जो काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज जस्ट रिवर्स होती है, ठीक है। जस्ट रिवर्स का मतलब क्या होता है, साइन में केवल डिफरेंस होता है बस। तो काइनेटिक यहाँ से टोटल एनर्जी बराबर हो गया माइनस ई काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर साइन चेंज कर देते हैं। पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है -2 इंटू ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब क्या करते हैं, टोटल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी इंटू पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया आपका 13.6, ये हमने वैल्यू रख दिया। पोटेंशियल एनर्जी क्या करेंगे 2 इंटू 13.6 ये वैल्यू। तो टोटल एनर्जी कितनी आ गई, दैट इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि जस्ट रिवर्स है किसका, काइनेटिक एनर्जी का। तो कुछ बातें और करेंगे आपसे। जानते हैं हम एनर्जी ई एन इक्वल टू कितना -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन के लिए जेड इक्वल टू 1, एन इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। E1 मतलब पहले सेल में अगर हम एनर्जी निकालें तो -13.6 इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और दूसरे सेल के लिए एन की वैल्यू 2 रख दें तो -3.4। तीसरे सेल में रखें -1.5। चौथे सेल में कितना होगा -0.85। तो हमने क्या किया, ये डिफरेंट सेल्स बना दिए और इसमें हम क्या देखते हैं, ये एनर्जी का ऑर्डर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाता है इलेक्ट्रॉन वैसे वैसे क्या होगा, जैसे जैसे न्यूक्लियस के पास से दूर जाता है इलेक्ट्रॉन वैसे वैसे एनर्जी उसकी बढ़ती जाती है। और एक कंडीशन ये भी याद रखिएगा, इनका जो डिफरेंस होता है दैट इज 10.2। इनका जो डिफरेंस आ जाता है 1. ये आपका डिफरेंस हो जाएगा 1.9 और इधर जो डिफरेंस आ जाएगा 0.65। इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी लेनी होगी
तो ऐसी कंडीशन में वो इसी के मल्टीपल में लेगा। इसका मतलब या तो वो एनर्जी लेगा 10.2 लेगा, या तो 1.19 इसको आप ऐड करेंगे तो 1 से सीधे कहाँ पर 3 के लिए, और 1 से 4 के लिए आप इनको तीनों को ऐड करेंगे, और इसके बीच की वैल्यू अगर आप वैल्यू रखते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी लेता है वो होल नंबर में लेता है, जैसे ये दिए हुए, ठीक है, इन्हीं के रिस्पेक्ट में लेता है। तो जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, एनर्जी बढ़ती जाएगी, और एक कंडीशन जब ये बहुत ही दूर चला जाएगा इनफाइनाइट पे, तो वहाँ एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को अगर कंप्लीटली हम निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी उसकी जीरो करनी पड़ेगी, और जीरो करने के लिए जो उसकी रियल एनर्जी है उसका जस्ट हम क्या करेंगे, वैल्यू देंगे, लेकिन वैल्यू क्या होगी, वो पॉजिटिव में होगी, ठीक है। तो -13.6 को अगर -13.6 वाले सेल में अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो हमको अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो +13.6 एनर्जी देना पड़ेगा। अगला दिया हुआ है, ये पहले सेल में, दूसरे सेल में, तीसरे सेल में, पहले सेल का डिफरेंस 10.2, दूसरे का 1.9, तीसरे का 0.65। तो यहाँ पर हमने क्या बताया, डेल्टा E = hc/λ। इसका मतलब जितना एनर्जी का डिफरेंस जो होगा ज़्यादा होगा, लेमडा की वैल्यू कम होगी। तो जो न्यूक्लियस के पास जो सेल्स होती हैं उनका जो डिफरेंस होता है वो ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे दूर होती जाती हैं डिफरेंस क्या होता है, कम होता जाता है, तो लेमडा की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पर आपको एक न्यूमेरिकल दिया हमने, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कि फिफ्थ सेल से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में आता है, ऐसी कंडीशन में क्या एनर्जी होगी। तो हमने क्या किया, ये फार्मूला अप्लाई करें, डेल्टा = E5 - E1, ठीक है, और इसकी वैल्यू रखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और अगर कोई डाउट होता है बेटा तो आप बताइएगा, फिर उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। ओके, थैंक यू।